अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। और इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि हम जानते हैं जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ये बेसिकली सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड के अंदर जो उसके अंदर मौजूद एटम्स होते हैं। अब इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट से हमें डाटा हासिल होता है उसी से ही हम इसको फाइंड करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स की एक परसेंटेज होती है किसी भी कंपाउंड के अंदर, इसको थ्रू केमिकल एनालिसिस हम ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा ये जो टर्म होती है ये मॉलिक्यूलर आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर और जो जॉइंट कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जैसे कि क्वार्ट्ज वगैरह है, सिलिका वगैरह है, उसके लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन एग्जांपल्स को हम स्टडी करते हैं। मसलन सोडियम क्लोराइड है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का सिर्फ होता ही हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। अब ये ग्लूकोज है, फॉर्मल्डिहाइड है, लैक्टिक एसिड है और एसिटिक एसिड, इन सब का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या होता है? CH2। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लैक्टिक एसिड लिखता हूँ। लैक्टिक एसिड का जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड होता है। तो इसमें बेटा देखें कार्बन कितनी है? 3 है। हाइड्रोजन कितनी है? 6 है। और ऑक्सीजन कितनी है? 3 है। तो अगर इनकी जब सिंपलेस्ट रेशो की जाती है तो जो सिंपलेस्ट रेशो आती है वो 1:2:1 आती है। तो इसलिए इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH2O है। अब जो बेंजीन और एसिटाइलिन है इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH होता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ बेंजीन की। बेंजीन हम C6H6 पढ़ते हैं, जो रेशो होती है वो 6:6 होती है। सिंप्लीफाई करें तो 1:1। और ऑक्सालिक एसिड CH2O2। अब इसमें ऑक्सालिक एसिड COOH, सी डबल 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, डाई कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। कार्बन 2, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। तो 2:4:2, 1:2:1, सही है। तो कार्बन आपके पास 2 हैं, इसी तरीके से ऑक्सीजन। और अब हमारे पास डिफरेंट जो स्टेप्स है एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन के कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारे पास बेसिकली इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो है ये परसेंटेज कंपोजिशन है। हमारे पास जो भी हम एलिमेंट लेंगे उसका जो मैस होगा उसको डिवाइड करेंगे, जो मैस ऑफ कंपाउंड है मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल आती है। इस तरीके से जो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगी उसको अगर उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। फिर इन मोल्स की हमने क्या बनानी होती है? रेशो बनानी होती है। और रेशो बनाते वक्त आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जो नंबर ऑफ मोल्स सबसे स्मॉलर वैल्यू होगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। फिर अगर तो रेशो होल नंबर होती है तो वही आपके पास इंपेरिकल फार्मूला होता है। लेकिन अगर रेशो होल नंबर नहीं है तो हम फिर सूटेबल डिजिट से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मसलन फॉर एग्जांपल हमारे पास रेशो आ जाती है 1:1.33:1, ये हमारे पास रेशो आती है। हमने ये एग्जांपल सॉल्व भी की है। तो हम अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर यही रहेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है 2.66 आएगा। इसका मतलब इसका जो रेशो पॉइंट है वो खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3.99 आता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 4 ही ले लेते हैं। तो अब इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सूटेबल। हमारे पास एक डिजिट होना चाहिए जिससे वो जो पॉइंट है, जो इशारिया है, उसको रिमूव किया जाए। अब इसी तरीके से हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये बेसिकली एक्चुअल जो रेशो है एटम्स की उसके बारे में बताता है। वो तो सिंपलेस्ट रेशो थी इंपेरिकल फार्मूला, लेकिन ये हमें एक्चुअल बताता है। अब इसमें हमारे पास इसका दूसरा नाम जो एक्चुअल या रियल फार्मूला भी हम इसे कहते हैं। ये ओनली फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। इसको फिर हम इंपेरिकल फार्मूला से ही फाइंड करते हैं। और बेसिकली ये टोटल नंबर जो एक्चुअल एटम्स हैं उसके बारे में हमें बताता है। और बेसिकली ये क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? एम्पिरिकल फार्मूला का। जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा उसको n से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसमें हमारे पास जो भी मॉलिक्यूलर मास उसको एम्पिरिकल फार्मूला मास के ऊपर डिवाइड करें
तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है, जो भी इंटीजर होता है, जो भी नंबर होता है। अब वो कहता है कि हमारे पास जो n है अगर इसकी वैल्यू 1 आती है, सपोज n 1 है, जैसे कि हमारे पास वाटर है, वाटर के लिए n की वैल्यू 1 होती है तो इसका मोलेकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। अब हमारे पास ये डिफरेंट ग्लूकोज, फॉर्मल्डिहाइड, लैक्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, बेंजीन है, एसिटाइलिन, जिनके एम्पिरिकल फार्मूला हमने डिस्कस किए हैं, तो ये सारे उनके क्या हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलास। अब इसी तरीके से हमारे पास कम्बशन एनालिसिस है। कम्बशन एनालिसिस में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसका मतलब चीज़ों के बारे में हमें पता होगा, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने यूज़ करना है और उसको कम्बशन एनालिसिस के लिए अप्लाई करना है। अब कम्बशन एनालिसिस को बेसिकली हम एलिमेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब भी कंबशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास ये जो एरिया है, यहाँ पे कंबशन ट्यूब है, फर्नेस है, तो इसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड रखते हैं और यहाँ से जो सप्लाई हो रही है बेसिकली किसकी हो रही है, ऑक्सीजन गैस की, जो कंबशन में सपोर्ट करती है। अब इधर हमारे पास दो ऑब्जार्बर पड़े, एक मैग्नीशियम परक्लोरेट और दूसरा पोटाशियम 50% हाइड्रोक्साइड है। यहाँ से ये वाटर को ऑब्जॉर्व करता है और यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो एक चीज़ बेटा याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, इसकी वेट क्वांटिटी लेनी है, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। फिर आगे इस तरीके से जो भी यहाँ से कंबशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होंगे, तो वो हमारे पास जो नेक्स्ट कंबशन ट्यूब है उसके अंदर जाएंगे, सॉरी कंबशन ट्यूब कह रहा हूँ, मैग्नीशियम परक्लोरेट यहाँ पे पड़ा होगा, तो ये वाटर ऑब्जॉर्व करेगा। फिर इसी तरीके से बाकी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बच गई तो वो नेक्स्ट पोर्शन में जाएगी। मैग्नीशियम परक्लोरेट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, तो आगे जो एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन या कोई अदर गैस है तो वो वहां से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इसमें देखें ये वेट सैंपल वो कहता है होना चाहिए जो फिटेड हम फर्नेस के अंदर करते हैं, और जो हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं तो इससे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो मेजर सोल प्रोडक्ट्स हैं वो दो ही हैं, एक वाटर है और दूसरी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हम इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को पहले और इस मैग्नीशियम परक्लोरेट को बाद में लगा सकते हैं? तो आंसर है नो, क्योंकि जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर भी ऑब्जॉर्व कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्जॉर्व कर सकता है। अगर इसको हम यहाँ पे पहले लगा देंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा और आपके पास वाटर की कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो जाएगी और कुछ क्वांटिटी आगे जाएगी, तो इसलिए हम उसकी एग्जैक्ट परसेंटेज फाइंड आउट नहीं कर सकते। और बाकी ये जो 50% की बात करते हैं ना कि ये 50, तो इसके ऊपर मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होती है और ये बेसिकली हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंट होता है सोल्यूशन इसका। अब इस तरीके से हमारे पास इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो वाटर मैग्नीशियम परक्लोरेट है ये फिजिकल चेंज है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड करता है तो ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये बेसिक इन नेचर होता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, तो जिसकी बेस पे हम ये बात करते हैं। अब इस तरीके से ये रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट एंड वाटर बना देते हैं, तो जिसकी बेस पे हम इसको केमिकल चेंज कहते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास परसेंटेज हाइड्रोजन, ऊपर जितना भी मैस उसमें अब्जॉर्ब हुआ था वाटर का, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना आपने मैस लिया डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाई 2.016 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ये 2 है ये वाटर के अंदर बेसिकली जो दो हाइड्रोजन है उसकी बात कर रहे हैं, और ये जो 18 है ये किसका मैस है, वाटर का मैस है, जो मोलर मैस हम कहते हैं। इस तरीके से परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैस ऑब्जॉर्ब होगा नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो 12 है ये किसका मैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद कार्बन है, और ये जो 44 है ये बेसिकली मोलर मैस किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इस तरीके से जो मेथड ऑफ डिफरेंस है इसमें हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि हमने ऑक्सीजन सप्लाई करनी है कम्बशन एनालिसिस में, ठीक है। एक ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, दूसरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होती है, एक बात तो ये होगी। अब दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है, एक वाटर बन रहा है, अब वाटर के अंदर भी हमारे पास क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो यानी कि ऑक्सीजन दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, कुछ वाटर के पास चली गई, कुछ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के पास चली गई। तो इसलिए हमारे पास जितनी भी परसेंटेज ऑफ कार्बन होगी और हाइड्रोजन होगी, उन दोनों की परसेंटेज 100% में से क्या कर देंगे, माइनस, तो पीछे परसेंटेज ऑफ
ऑक्सीजन बचेगी। अब इसी तरीके से इसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनको हम सॉल्व भी करते हैं, कंसेप्ट भी देखते हैं। सबसे पहले है एम्पिरिकल फार्मूला विटामिन सी। तो ये नॉर्मली हमारी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है जिसके अंदर हम ये फाइंड भी करते हैं कि C3H4O3, ये मतलब कि इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे हम नहीं करेंगे। अब इसमें एम्पिरिकल फार्मूला ये वाला किसका हो सकता है? तो अब डिफरेंट कंपाउंड है, मेथानॉल CH3OH है, मैथानोइक एसिड, एस्टिक एसिड को सॉरी फार्मिक एसिड को बोलते हैं। और उसकी बेस पे हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये फार्मिक एसिड है। अब मिथॉक्सी मीथेन डाइमिथाइल ईथर को बोलते हैं। एथेनॉल हम एसिटल्डिहाइड को बोलते हैं। तो इसमें हम ये देख सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6 बोलते हैं, बेंजीन C6H6 बोलते हैं, एथानोइक एसिड एस्टिक एसिड को बोलते हैं, और जो मैथानॉल है ये फॉर्मल्डिहाइड को बोलते हैं। ठीक है, अब इन सब में अगर देखें तो अगर आप लोग कैलकुलेशन करें तो इसमें कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 हैं, तो जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी? CH2O। और जो एथेनॉल है ये भी क्या है? CH2O। तो इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? सेम है, और जो ऊपर वाले से क्या करता है? मैच करता। बाकी आप देख सकते हैं किसी का भी मैच नहीं करता। अब इसी तरीके से हमारे पास जो फर्दर है एक और एमसीक्यूज है, ये पॉलीमर है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है। तो हमने देखा एन किसकी रेशियो है? ऊपर मॉलिक्यूलर मास है, नीचे एम्पिरिकल फार्मूला मास है, तो इसका मास कितना है? 14। तो 14 पे हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाती है? कैंसिलेशन। बाकी 30 SH आ गई, तो आंसर कितना आया आपके पास? 2000 आ गया। तो अब ऑटोमेटिकली आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो n कितना है? 2000 है, और एम्पिरिकल फार्मूला है क्या है? CH2। तो इसलिए हम कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला का कितने टाइम्स है? 200 सॉरी 2000 टाइम्स है हमारे पास, जिसकी बेस पे हम ये डिस्कशन करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला से जो मॉलिक्यूलर मास था वो 200 टाइम्स क्या था? ज्यादा था। अब इस तरीके से एक और एमसीक्यूज है, एम्पिरिकल फार्मूला नो मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है, एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है। ये जस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसने पूछा है कि मॉलिक्यूलर है नहीं है लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला है, तो हमें अंडरस्टूड है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जस्ट एम्पिरिकल फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। इसी तरीके से एक और एमसीक्यूज है जो कंबशन एनालिसिस पढ़ी है, कंबशन ट्यूब किसके अंदर फिट है? तो वो हमने देखा है कि किसके अंदर फिट होती है? फर्नेस के अंदर है। एक और एमसीक्यूज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिसमें स्टेप्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला हम पढ़ेंगे। हमने देखा था जो नंबर ऑफ मोल्स करने हैं तो आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। परसेंटेज जितनी भी है, सपोज ए की बात करते हैं 50% है, तो मोलर मास कितना है? 20। तो आंसर सिंपली क्या आएगा? 2.5। इसी तरीके से आपने जब मोल्स ऑफ बी फाइंड करने हैं तो उसमें 50 और डिवाइड किसके ऊपर करेंगे? 10 के ऊपर, तो आंसर कितना आएगा? 5। उसके बाद हमने देखा है कि हमने क्या बनानी है? मोल रेशो। एक तरफ ए होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? बी। ए कितने हैं? 2.5, और बी कितने हैं? 5। तो इसमें हमने कहा है कि जो छोटी वैल्यू होगी, स्मॉलर वैल्यू होगी, उसके ऊपर हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, इसको अगर कैंसिल करें तो 1, इसको कैंसिल करें तो 2। तो जो राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है? A1 होगा और बी क्या होगा? 2। तो लिहाजा जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो क्या है? बीटा, AB2। इसी तरीके से हमारे पास ये एक और कंपाउंड है जिसके अंदर हमारा जो फोकस है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन है। तो ये आपने फार्मूला देखा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन को ऊपर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना है? 11 ग्राम। और जो हमारे पास मैस है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो 12 है, मल्टीप्लाई बाई 12 करना है और डिवाइड बाई 22 करना है। हमने सॉरी 22 नहीं है, इसमें ये 44 है जो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस है, मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। तो यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, 12 से कैंसिल हो गया, ये 4 पे कैंसिल हुआ, और आगे जो 4 है फर्दर इसको हम कैंसिल कर देंगे 25। तो लिहाजा जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो कितना है? 25%। तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। उम्मीद है आपको ये बातें बेटा पसंद होंगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसकी बेस पे हम मजीद उसके हवाले से कोई अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओ बेटा,
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।